Welcome to our YouTube channel KD Agri Soil Tutorial। केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉइल साइंस से रिलेटेड है, सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस है इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे जो आपने कहीं देखे होंगे लेकिन उनका कॉन्सेप्ट या तो क्लियर नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी अपना अपना आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द 1:1 सिलिकेट क्लेज लाइक केओलिनाइट एडजेसेंट लेयर्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि अपन को दे रखा है 1:1 सिलिकेट क्ले, और इनमें बता रखा है कि 2 लेयर्स के बीच में जो पास पास की 2 लेयर्स है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं 2 लेयर्स किसकी, सिलिकेट 1:1 सिलिकेट क्ले की, लाइक केओलिनाइट की। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोवैलेंट कैटाइंस, सेकंड है डाइवैलेंट कैटाइंस, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड फोर्थ वन है एपिकल ऑक्सीजन एटम्स। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देख ही लिया आपने, 1:1 सिलिकेट क्ले एडजेंट लेयर आर बाउंडेड टुगेदर बाय। तो 1:1 जैसे केओलिनाइट की 2 लेयर्स आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एपिकल ऑक्सीजन एटम्स। तो अपन बात कर रहे हैं केओलिनाइट की, ध्यान से देखना केओलिनाइट की। अब देखो केओलिनाइट की अपन यदि बात कर रहे हैं तो केओलिनाइट की स्ट्रक्चर अपन को पता होनी चाहिए। तो क्या होता है देख, केओलिनाइट में 1:1 है तो एक तो होती है इसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रन, और एक होती है एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रा लेयर। ओके, एक तो होती है सिलिका की टेट्राहेड्रल लेयर और एक होती है एल्यूमिनियम की एक्ट्राहेड्रल शीट, सॉरी। ओके, तो ये 2 शीट से मिलकर बनी होती है 1:1 लेयर। ओके, तो एक शीट तो होती है सिलिकॉन टेट्राहेड्रन की, एक शीट होती है एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रल की, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है। किसकी लेयर, केओलिनाइट क्ले की एक लेयर। ओके, फिर वापस सिलिकॉन टेट्राहेड्रन, एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रन, सिलिकॉन टेट्राहेड्रन, एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रन, ये वापस एक लेयर, ये वापस एक लेयर। अब इन 2 लेयर के बीच में जो इंटर लेयर बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। ओके, एक क्वेश्चन ये बनता है कि 2 शीट के बीच में सिलिकॉन टेट्राहेड्रन और एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रन, इन 2 शीट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, सिलिकॉन टेट्राहेड्रन एंड एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रल जो शीट होती है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है एपिकल ऑक्सीजन एटम्स की वजह से। किसकी वजह से होती है, एपिकल ऑक्सीजन एटम्स की वजह से। यहाँ पूछते हैं एडजेंट शीट का पूछते हैं, यदि कि केओलिनाइट में जो शीट आपस में कैसे बाउंडेड होती है तो उसका आंसर होता है एपिकल ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है लेयर्स के बीच में। तो 2 लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केओलिनाइट के 2 लेयर्स के बीच में, एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, एक एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रा, 2 शीट मिलकर एक लेयर बनाती है, और 2 लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है, इस वजह से केओलिनाइट की 2 लेयर्स आपस में बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होती है। उनके बीच में इंटरलेयर स्पेस नहीं होता, नहीं ऑक्सीजन उसमें, न हाइड्रोजन H2O उसमें जा सकता है, न अदर कोई कैटाइंस जा सकते हैं, कोई भी तरह का एंट्री नहीं होता उसमें, इसलिए उसमें एक्सपांसन, स्वेलिंग, श्रिंकेज ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। उसके अलावा इंटर लेयर में कुछ जा ही नहीं सकता तो एक्सचेंज भी नहीं होता, तो इसी वजह से कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होती है, केओलिनाइट की वेरी लो होती है, पुअर होती है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1:1 सिलिकेट क्ले लाइक केओलिनाइट के 2 लेयर्स के बीच में जो तो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाउंडेशन। और जो यदि बात करें अपन 2 शीट के बीच में, 2 शीट्स के बीच में एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रन, एल्यूमिनियम ऑक्ट्राहेड्रन, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा के बीच में जो बॉन्डिंग 2 शीट के बीच में बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, एपिकल ऑक्सीजन एटम्स की वजह से। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पीएच ऑफ सॉइल इंक्रीजेस एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी। क्वेश्चन क्या है, एज द सॉइल पीएच इंक्रीजेस एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी। देखो एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, आयन एक्सचेंज क्या होता है। तो आयन एक्सचेंज क्या होता है, मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल पार्टिकल है, तो सॉइल पार्टिकल पे क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज। इनके पार्टिकल्स पे या तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव। और मेनली जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं, उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है किसी भी पार्टिकल पे, तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट होकर इनके बीच में क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना देगा, आपस में जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। किस सरफेस पे, क्ले सरफेस पे, सोइल पार्टिकल्स पे। अब मान लो कोई और कैटाइंस जो सोइल सॉल्यूशन में है, वो इस कैटाइंस को जो एड्जॉर्ब है इसको रिप्लेस कर दे यहाँ से। कोई कैटाइन जो सोइल सॉल्यूशन में है, वो जो एड्जॉर्ब कैटाइन है उसको रिप्लेस कर दे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है कैटाइंस का, किन के बीच में, सोइल सॉल्यूशन से एड्जॉर्ब जो फेज में है, जो सोइल पार्टिकल्स में, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है। या फिर यहाँ मान लो इसके पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता तो उसके ऊपर क्या जुड़ता, नेगेटिव चार्ज एनायन जुड़ते, और जो एनायन किस में है, सोइल सॉल्यूशन में है। तो इन दोनों के बीच में आपस में जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, तो ये कहलाता है आयन एक्सचेंज। क्या कहलाता है, आयन एक्सचेंज। और यदि पॉजिटिव या कैटाइंस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कैटाइन एक्सचेंज, और यदि एनायन का एक्सचेंज हो रहा है तो एनायन एक्सचेंज। अब एनायन एक्सचेंज से की कंपेयर में जो कैटाइन एक्सचेंज है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। ओके, तो अपन इस पर ज़्यादा कंसर्न करते हैं। लेकिन पूछा है अपन को एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। अब अपन एनायन एक्सचेंज एंड कैटाइन एक्सचेंज डिस्कस किया। अब एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉइल अपन यूनिट, उसकी यूनिट वेट ले लेते हैं, तो उस सॉइल की कितने कैटाइंस एक्सचेंज करने की, कितने कैटाइन एक्सचेंज कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाई, कैटाइन एक्सचेंज। और कितने एनायन एक्सचेंज कर सकता है, वो कैपेसिटी क्या कहलाई, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और जो एनायन एक्सचेंज एंड कैटाइन एक्सचेंज की कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमोल पर केजी और मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। ओके, ये होता है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस पे का, पीएच पे क्या रोल है, पीएच क्या इफेक्ट है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी पे और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो अपन ध्यान रखें, जो कॉलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल कॉलॉइड्स। ओके, अपन बात करें सॉइल कॉलॉइड्स की, तो 2 टाइप के कॉलॉइड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक कॉलॉइड की बात करें तो ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत सारे कॉलॉइड्स हैं, बहुत सारे जितने भी अपन ने पढ़े, ये केवलिनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, मॉन्टमोलाइट, ये सारे के सारे कॉलॉइड है। कॉलॉइड क्या होता है, सॉइल कॉलॉइड क्या होते हैं, जिनका जो क्ले पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। क्ले का होता है 0.002 mm, और 0.001 mm से जितने भी छोटे हैं वो पार्टिकल क्या है, सॉइल कॉलॉइड्स। तो अब सॉइल कॉलॉइड होते हैं वो 2 टाइप के चार्जेस अपने सरफेस पे रखते हैं। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं उनके सरफेस पे, 2 टाइप के। एक होते हैं पीएच डिपेंडेंट, एक होते हैं पीएच इंडिपेंडेंट। एक तो होते हैं पीएच डिपेंडेंट, एक होते हैं पीएच इंडिपेंडेंट, मतलब पीएच पे डिपेंड नहीं करते। जो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, जो पीएच पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं टेम्परेरी चार्जेस। और जो पीएच पे डिपेंड नहीं करते, पीएच घटने बढ़ने से उन चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं परमानेंट चार्जेस। आपको वापस समझाते हैं, देखो जो कॉलॉइड है इसकी सरफेस पे 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होते हैं पीएच पे डिपेंडेंट, एक पीएच पे नॉन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो पीएच पे डिपेंडेंट होते हैं वो क्या है, यदि पीएच बढ़ेगा तो उनमें कुछ फर्क पड़ेगा, पीएच घटेगा तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो पीएच इंडिपेंडेंट है उनका पीएच के घटने बढ़ने से, इंक्रीज डिक्रीज से कोई रोल नहीं है। तो इनको तो बोलते हैं परमानेंट। क्या बोलते हैं, परमानेंट। और इनको बोलते हैं टेम्परेरी चार्जेस। ओके, तो अब देखो अपन बात करें, यदि पीएच बढ़ रहा है कोई सॉइल का, तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी में तो सबसे पहले पीएच बढ़ रहा है तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो परमानेंट चार्ज है, क्योंकि वो तो पीएच इंडिपेंडेंट है। तो क्या बढ़ेगा घटेगा, पीएच डिपेंडेंट चार्ज या तो बढ़ेगा या घटेगा।
तो यदि सोइल का पीएच इंक्रीज हो रहा है तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो एनायन एक्सचेंज, ओके, अपन क्या बढ़ रहा है, सोइल का पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो सोइल का पीएच इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, OH माइनस इंक्रीज हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्ले पार्टिकल में भी कौन सा चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और नेगेटिव चार्ज यदि क्ले के सरफेस पे इंक्रीज हो रहा है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी सोइल के पीएच इंक्रीज होने से। लेकिन एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अपन यदि बात करें पीएच ऑफ सोइल इंक्रीजेज, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी, CEC तो इंक्रीज होगी, लेकिन AEC क्या होगी, डिक्रीज। और यदि इसकी रिवर्स में बात करें अपन, यदि सोइल पीएच डिक्रीज हो रहा है तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कौन से चार्जेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं सोइल के पीएच के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो सिर्फ कौन से, टेम्परेरी चार्जेस जो पीएच पे डिपेंडेंट है। तो आपको मैं बता दूं बहुत सारे जो कॉलर्ड होते हैं उनमें वेरियस चार्ज होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा टेम्परेरी चार्ज होता है, किसी में बहुत ज़्यादा परमानेंट चार्ज होते हैं। मॉन्ट मोनाइट क्ले है 2:1 है, उनमें मैक्सिमम कौन से चार्ज होते हैं, परमानेंट चार्ज होते हैं, ओके, जो पीएच पे डिपेंडेंट नहीं करते। लेकिन जो जितने भी ये 1:1 या एमोर्फस क्ले हैं उनमें जो चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं, पीएच डिपेंडेंट चार्ज होते हैं। तो अपन इसका आंसर क्या देखते हैं, एज द सोइल pH of the soil increases anion exchange capacity will be decreases। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सीक्वेंस ऑफ सोइल ऑर्डर इज राइट इन रेफरेंस टू इंक्रीजिंग CEC। तो इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो सही है, किसके रेफरेंस में, इंक्रीजिंग CEC के रेफरेंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है सबसे कम एरिडिसॉल, फिर अल्टी, फिर वर्टी हिस्टो, एरिडी वर्टी अल्टी हिस्टो, वर्टी एरिडी अल्टी हिस्टो एंड अल्टी एरिडी वर्टी एंड हिस्टो। देखो हिस्टोसॉल का मैक्सिमम CEC होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम होता है ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर का CEC सबसे ज़्यादा होता है। ओके, यदि अपन बात करें सबसे ज़्यादा CEC की, तो सबसे ज़्यादा CEC होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ह्यूमस का, 200 to 300 सेंटीमोल पर kg समथिंग। ओके, उसके बाद में बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा क्ले किस में होगा, उसका सबसे ज़्यादा होगा CEC। तो क्ले सबसे ज़्यादा है वर्टिसॉल में, तो सबसे ज़्यादा हिस्टोसॉल का, उसके बाद में वर्टिसॉल का। अब बात करें एरिडिसॉल एंड अल्टीसॉल का, तो एरिडिसॉल एंड अल्टीसॉल में जो CEC ज़्यादा होता है वो होता है एरिडिसॉल का, और सबसे कम होता है अल्टीसॉल का। तो अल्टीसॉल का सबसे कम, उसके बाद में एरिडिसॉल, उससे ज़्यादा वर्टिसॉल एंड सबसे ज़्यादा हिस्टोसॉल। तो ये जो राइट है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, अल्टीसॉल का सबसे कम, फिर एरिडिसॉल, फिर वर्टिसॉल, फिर हिस्टोसॉल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली एल्यूमिनियम ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बोथ कोऑर्डिनेशन। तो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है, देखो सिलिकॉन ओनली टेट्राहेड्रा कोऑर्डिनेशन ऑक्यूपाई करता है, एल्यूमिनियम बहुत करता है टेट्राहेड्रा एंड ऑक्टाहेड्रा। बात अपन मैग्नीशियम की करें तो वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करता है। तो अपन यहाँ बोल रहा है कि एल्यूमिनियम जनरली ऑक्यूपाई बोथ द पोजिशन, बोथ द कोऑर्डिनेशन, टेट्राहेड्रल इवन ऑक्टाहेड्रल टू। तो अंडर एल्कलाइन कंडीशन, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो ऊपर तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बता दी है कि जनरली दोनों ही ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एल्कलाइन कंडीशन में एल्यूमिनियम क्या फेवर करेगा। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रखना, अलते, ALTE, अलते, क्या याद रखोगे, अलते मीन aluminium in alkaline condition favors tetrahedral position, tetrahedral coordination. Aluminium in alkaline condition favors tetrahedral and aluminium in acidic condition favors octahedral। तो क्वेश्चन है एल्यूमिनियम एल्कलाइन कंडीशन में कौन सा करता है, तो टेट्राहेड्रल। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। और क्या है ट्रिक, अलते मीन एल्यूमिनियम एल्कलाइन कंडीशन में टेट्राहेड्रल जो पोजीशन है वो क्या करता है,
ऑक्यूपाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकॉन, गार्नेट्स एंड स्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। देखो जनरली 7 टाइप के सिलिकेट क्ले हैं। यदि अपन उनकी शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखें कि कैसे शेयर ऑक्सीजन को, कितना ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 7 टाइप के सिलिकेट क्ले हैं। ओके, तो उनमें इस 400 आपको दे रखे हैं, नेसो, सोरो, पायरो, एक ही है टेक्टोसिलिकेट। तो जिरकॉन, गार्नेट्स एंड स्पिन क्या होते हैं, ये जीरो शेयरिंग होती है, इनमें ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं होती बिल्कुल, ये जीरो ऑक्सीजन शेयर करते हैं। तो इनमें कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता एडजेकेंट जो भी सिलिकेट है उसके साथ। तो ये कहलाते हैं जो नहीं करते किसी के साथ, वो है नेसोसिलिकेट। क्या है, जीरो शेयरिंग या जीरो ऑक्सीजन शेयरिंग, तो क्या है, इसका आंसर है नेसोसिलिकेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अपन को 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, अपन को उन सबको पढ़ना है और बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट है द डाइल्यूशन फेवर्स एक्यूमुलेशन ऑफ मोर डाइवेलेंट कैटाइंस और एडसॉर्ब फेज देन मोनोवेलेंट कैटाइंस। सेकेंड है इफ pH ऑफ सोइल इंक्रीजेज CEC exhibit decreases due to decrease in the number of pH dependent charges. Third one is Schofield ratio law remains valid if non-exchangeable ions are released from the clay lattice. And last one is base unsaturation increases with increase in soil pH. देखो फर्स्ट है अपना, वापस पढ़ते हैं उसको कि द डाइल्यूशन फेवर्स एक्यूमुलेशन ऑफ मोर डाइवेलेंट कैटाइंस। तो ध्यान रखना ये जनरल रूल है कि यदि डाइल्यूशन होगा, किसी भी सॉल्यूशन का अपन डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें जो डाइवेलेंट कैटाइंस है वो ज़्यादा आएंगे किस पे, एडसॉर्ब फेज पे। बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट है। डाइवेलेंट कैटाइन यदि डाइल्यूशन होगा तो ज़्यादा आएंगे एडसॉर्ब फेज पे, और यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन घट रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो एडसॉर्ब फेज पे क्या बढ़ेगा, मोनोवेलेंट कैटाइंस बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अपना। तो ये तीनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन अपन देख लेते हैं उसको कहाँ गलत हैं वो तीनों। कि इफ pH ऑफ सोइल इंक्रीजेस Cl एक्सिबिट डिक्रीज, ये गलत हो गया। अभी अपन लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सोइल pH इंक्रीज होगा तो CSC भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट है Schofield रेशियो लॉ रिमेन्स वैलिड इफ नॉन एक्सचेंजेबल आयंस नॉट रिलीज फ्रॉम द क्ले लैटिस। यदि क्ले लैटिस से नॉन एक्सचेंजेबल आयंस नहीं रिलीज हो रहे हैं तो ही Schofield जो रेशियो लॉ है वो क्या है, वैलिड है। यदि रिलीज हो रहे हैं तो वैलिड नहीं है। तो इनकरेक्ट। लास्ट वन, बहुत लोगों ने ये करेक्ट किया है। देखो यहाँ गलती की, क्या किया आपने, यहाँ पूछा है बेस अनसैचुरेशन नॉट सैचुरेशन। तो सोइल pH इंक्रीज होगा तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल कैटाइन जितने भी बेसिक कैटाइंस है वो इंक्रीज होंगे, और वो इंक्रीज होंगे तो बेस अनसैचुरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बेस सैचुरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि यहाँ सैचुरेशन पूछते तो इंक्रीज होता, यहाँ पूछा है अनसैचुरेशन, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ओके, नोट कर लो। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मोनोनाइट। तो यहाँ सबने फर्स्ट ऑप्शन किया होगा आई थिंक, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछा है। यहाँ पे यदि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछता तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये होता है, 80 to 120 होता है, 80 to 100 कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी और मोनोनाइट की। तो मोनोनाइट की एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी वेरी लो होती है, बहुत ही ज़्यादा लो, और इसका जो राइट आंसर है वो लेस देन 5। कितनी होती है, 5 से कम, लेस देन 5 होती है। ओके, सबसे ज़्यादा एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो किसकी होती है, केओलिनाइट की होती है। ओके, और एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा किस पे होगी, लो pH पे ज़्यादा होगी, और हाई pH पे क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच लॉ डिस्क्राइब दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। कौन सा लॉ ये डिस्क्राइब करता है जो अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। या फिर ऐसे कहें कि डाइवेलेंट जो कैटाइंस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कोई भी सरफेस से कंपेयर टू मोनोवेलेंट कैटाइन, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है चार्जेस का वो ज़्यादा किसका होता है, डाइवेलेंट का, और कम किसका होगा, मोनोवेलेंट का। तो ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कोई भी सरफेस से। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये लो है कॉलम्स लो, कॉलम्स अट्रैक्शन लो, कॉलम्स लो बोलते हैं इसको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो कॉलम्स लो है ये। ओके, तो अपना कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज 2:1 क्ले मिनरल। कौन सा है जो 2:1 क्ले मिनरल है। देखो फर्स्ट ऑप्शन केओलिनाइट दे रखा है, तो केओलिनाइट तो क्या है 1:1 क्ले मिनरल है। सेकेंड है डिकाइट, वो भी 1:1 क्ले मिनरल है। ओके, डिकाइट, केओलिनाइट, हेलोसाइट, ये सारे। फिर है नॉनट्रोनाइट। यस, नॉनट्रोनाइट एक टाइप का क्या है, स्मेक्टाइट है, और ये एक क्या है 2:1 क्ले मिनरल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, नॉनट्रोनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल ऑथर्ड बाय, तो केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल बुक किसने लिखी, MC ब्राइड, बियर, कोनोनोवा एंड सोल्जे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बियर। ओके, बियर ने लिखी बुक द केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल्स। कोनोनोवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग pH द pH मीटर इज कैलिब्रेटेड बाय स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस ऑफ। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने बहुत बार यूजी में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में pH। तो मतलब सॉइल में आपको pH कैलकुलेशन, pH डिटर्मिनेशन तो करवाता ही है। तो उसमें आप जो कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन लेते हैं तो वो कौन कौन सा pH क्या क्या होता है उनका, तो फर्स्ट 4.0, 7.2, 9.0, 4.0, 7.0, 9.2, 3.0, 6.0, 10.0, 4.5, 6.5 एंड 11.0। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 4.0, 7.0 एंड 9.2। मार्केट में इसकी गोलियां मिलती है, 100 ml सॉइल वाटर में डिजोल्व करो और कैलिब्रेट कर दो। तो ये तीनों की जो टैबलेट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, 4.0 बफर सॉल्यूशन की, 7.0 एंड 9.2 बफर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल विद जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन पायरेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिप्सम राइट नहीं है, आयरन पायरेट भी नहीं है, सल्फ्यूरिक तो खुद एसिड है, क्या एसिड को रिक्लेम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव एसिडिटी ड्यू टू, देखो एसिडिटी 3-4 टाइप की होती है, 4 पुल एसिडिटी के, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ओके, नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी, और अपन लास्ट में बात करें तो पोटेंशियल एसिडिटी। ठीक है, तो जो नॉन एक्सचेंजेबल है रेजिडुअल भी बोलते हैं बहुत बार इसको। तो एक्सचेंजेबल एंड जो एक्टिव एसिडिटी है ये ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल के लिए। तो जो एक्टिव एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है H+ आयंस इन सोल सॉल्यूशन। जो हाइड्रोजन आयन सोल सॉल्यूशन में होते हैं उसकी वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्टिव एसिडिटी। ओके, जो एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल साइड्स पे हैं उसकी वजह से जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी होगी। ओके, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिडेराइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडेराइट होते हैं आयरन के कार्बोनेट, क्या होता है, आयरन का कार्बोनेट FeCO3। तो इसका राइट आंसर क्या है, FeCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नोटेशन ऑफ 2.5 YR 5/6। तो 5/6 डिनोट्स, ये जो 5/6 है ये क्या डिनोट कर रहा है, ह्यू एंड वैल्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, ह्यू एंड क्रोमा, ह्यू वैल्यू एंड क्रोमा। तो देखो अपन ये नोटेशन देखते हैं। इस नोटेशन में क्या है 2.5 YR,
जो ये 2.5 वाई आर दे रखा है ये करता है किसको, u को रिप्रेजेंट, 5 करता है वैल्यू को रिप्रेजेंट एंड 6 करता है इसमें क्रोमा को रिप्रेजेंट। तो u वैल्यू एंड क्रोमा 2.5 वाई आर इज u, 5 इज वैल्यू एंड 6 इज क्रोमा। तो राइट आंसर इज u एंड क्रोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which test is used to obtain optimum soil moisture at which maximum soil compaction of soil is achieved? तो कौन सा टेस्ट है जो ये पता लगाने के लिए करते हैं कि ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर कितना है, कब, जब मैक्सिमम सोइल कॉम्पैक्शन अकर हो रहा है। तो प्रेशर प्लेट टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या कॉम्पैक्ट नीडल टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है वो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। ओके, सोइल फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम रेंज प्लांट फ्लरिश एंड प्रोड्यूसेस बेस्ट ऑफ सोइल टेम्परेचर फॉर वीट क्रॉप। तो वीट क्रॉप के लिए अपन को क्या बताना है, सोइल का टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रहा है कि ऑप्टिमम रेंज क्या है सोइल टेम्परेचर की फॉर वीट क्रॉप के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, 15 to 27 डिग्री सेल्सियस, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड 16 to 44 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 to 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin layer of soil generally less than 5 millimeter directly adjacent to plant litter and is influenced by residues known as। तो ध्यान रखना लिटर की जो लेयर्स होती है, जो प्लांट लिटर है उनकी जो लेयर होती है थिन लेयर सॉइल पे, उसको बोलते हैं डेट्रिटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CPHERI सिचुएटेड एट। तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी, हैदराबाद, नागपुर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर। नागपुर में इंस्टीट्यूट है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज प्राइमरी मिनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने गलत किया होगा कि इनमें से प्राइमरी मिनरल कौन सा है। तो आप क्लोराइट, वर्मिकुलेट एंड इलाइट आपके सबके दिमाग में है कि ये तीनों क्या है, सेकेंडरी मिनरल है, क्योंकि कोलोइड है, क्ले मिनरल है। और नोटा आपने किया होगा, लेकिन ध्यान रखना जो प्राइमरी मिनरल है वो है क्लोराइट। क्लोराइट इज अ प्राइमरी मिनरल, लेकिन पैडोजेनिक क्लोराइट इज अ सेकेंडरी मिनरल। नेचुरली क्लोराइट जो मोल्टन मैग्मा से सीधा बनता है, इग्नियस रॉक में पाया जाता है, क्लोराइट है वो क्या है, वो एक टाइप का प्राइमरी मिनरल है। और जो पैडोजेनिक क्लोराइट है, जो क्लोराइट से वापस क्लोराइट बन रहा है, पैडोजेनिक क्लोराइट, पैडोजेनेसिस से, तो वो है सेकेंडरी क्लोराइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्लोराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गए अभी 20 क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट है रेट द मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सीलेंट बोला है, बहुत सारों ने मीडियम बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि पुअर है, अच्छा नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो यहाँ जो टेस्ट दे रहे हैं लगभग 200 समथिंग स्टूडेंट है जो टेस्ट देते हैं, जो वीक टू वीक हो रहा है अपना, रोज़ संडे को जो टेस्ट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कितने 200 लोग देते हैं। तो उसमें मान के चलो कि 10-20 हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ रखा है। तो उनको लग सकता है कि ये क्वेश्चन 80% क्वेश्चन उनको देख के लगते हैं, हाँ लगते हैं कि हमने पढ़ रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हैं। तो देखो भाई JRF में इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, आपके फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन फिर इससे ज़्यादा कोई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते JRF में। तो JRF आपका UG में जितना पढ़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बाकी ज़्यादा नहीं आता। तो ये आपको यदि पुअर लग रहा है टेस्ट, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपको बधाई, आप और अच्छी तैयारी कीजिए। और जिनको ये टेस्ट हार्ड लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर हम तो देते ही नहीं है क्योंकि हमारी रैंक अच्छी नहीं आती है, नंबर अच्छे नहीं आते, तो हम देते ही नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये कोई
हार्ड है बिल्कुल, 50% क्वेश्चन इसमें हार्ड रहते हैं, 50 ईजी रहते हैं। तो जिनको हार्ड लग रहा है उनको थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। थोड़ी सी आप मेहनत करोगे धीरे धीरे। और एक बात आपने ध्यान से देखी होगी, जो स्टूडेंट शुरू से जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था अपना, फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट, तो वो 12 टेस्ट अपने हो गए, ये 4 हो गए, तो ऑलमोस्ट 16 टेस्ट हो गए अपने। तो जो फर्स्ट टेस्ट दिया था जिस स्टूडेंट ने, तो उसमें जो परफॉर्मेंस थी और आज जो परफॉर्मेंस है उसमें रात दिन का अंतर आया है। जो कंटिन्यू थे, जो स्टडी कर रहे थे, तो आपको यही ध्यान रखना है रैंक क्या आ रही है आपकी, मार्क्स क्या आ रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, वो सारे यदि नज़रअंदाज कर रहे हैं बातें, तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप जो फर्स्ट टेस्ट दिए थे और अब जो टेस्ट दे रहे हो, इसमें कितना फ़र्क आया, इसमें आपने कितना अच्छा किया, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपका, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, बाकी आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन आप सफल होंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे। मुझे भरोसा है आप सब अच्छा कर रहे हैं। जेआरएफ के लिए भी, प्री पीजी के लिए भी, इवन और जितने भी बीएचयू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। आप सारे वीडियोज़ देखना। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम से पूछे हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट में। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले वीडियोज़ होंगे। और यदि नहीं हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।